इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारी दुनिया में इंसान और जादूगर एक साथ रहा करते थे, लेकिन एक दिन जादूगरों ने इंसानों से जंग छेड़ दी। जब इंसानों और बुरे मैजिशियंस के बीच लड़ाई चल रही थी, तब ब्लैक मैजिक के कारण जादूगर आसपास के सारे साम्राज्य पर हमला करके उस पर अपना कब्जा कर रहे थे। उन सभी जादूगरों का जो राजा था, उसने अपने जादू से कई खतरनाक क्रिएचर्स, जान लेने वाले जॉम्बी सैनिक और इसी तरीके से अपनी बहुत बड़ी सेना बनाई थी। इस भयानक सेना की मदद से जादूगर जिस भी साम्राज्य के लोगों पर हमला करता, उसे पूरी तरीके से जीत लेता। कोई भी राजा कितनी भी लड़ने की कोशिश कर ले, वह हार ही जाता था। और अब ऐसा लग रहा होता है कि जादूगर अपनी सेना के साथ पूरे पृथ्वी के साम्राज्यों पर कब्जा कर लेगा। हमें अब एक साम्राज्य में यूथर नाम का राजा दिखाया जाता है, जो अपनी सेना के साथ प्लानिंग कर रहा होता है। किंग को भी पता था कि इस तरीके से वह जादूगरों की सेना को बिल्कुल नहीं हरा सकते। उनके जीतने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन किंग यूथर इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं थे। और यूथर ने एक बात किसी को नहीं बताई थी कि उनके पास एक मैजिकल तलवार है। इस तलवार के आगे कोई भी मैजिक काम नहीं करता था। यूथर ने अपने सैनिकों के साथ जादूगर की सेना पर हमला कर दिया। यूथर के साथ वो तलवार होने के कारण जादूगर की पावर कम होती जाती है और अब बड़ी मुश्किल से किंग यूथर जादूगर के पास पहुंचकर जादूगरों के किंग को खत्म कर दिया। इससे जादूगर के मैजिक से चलने वाली पूरी सेना और क्रिएचर्स भी खत्म हो जाते हैं। यानी कि किंग यूथर ने अपन सैनिकों के साथ मिलकर अपने साम्राज्य को बचा लिया और राज्य में फिर से शांति कायम की। हालांकि इस युद्ध की वजह से किंग यूथर की सेना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और अब तक उनके बहुत से सैनिक भी मारे जा चुके थे। इस मौके का फायदा उठाकर किंग यूथर का भाई वोटिगर्न अपनी सेना लेकर वहां आ जाता है। दरअसल वोटिगर्न कैसे भी करके अपने भाई का राज्य हड़पना चाहता था, ताकि वो खुद उसकी जगह किंग बन सके। इसलिए वोटिगर्नरी ने चोरी चुपके अपनी बड़ी और विशालकाय सेना बनाना स्टार्ट कर दिया। ब्रैड के इरादे तो बहुत ज्यादा साफ थे कि भले ही उसे कितने लोगों की जान लेनी पड़े, उसे साम्राज्य का नया राजा बनना ही है। लेकिन यहाँ वोटिगर्न को पता था कि उसके बड़े भाई के पास मैजिकल तलवार है और उसकी शक्ति के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए वोटिगर्न डीमन से हेल्प मांगता है। डीमन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता और ब्लैक मैजिक सीखना स्टार्ट कर देता है। शक्तिशाली होने के लिए वोटिगर्न इतना ज्यादा गिर जाता है कि वह अपनी वाइफ की ही बलि चढ़ा देता है, जिससे वोटिगर्न को अब काफी सारी काली शक्तियां मिल जाती हैं। यहाँ किंग यूथर को अपने छोटे भाई के इरादों का पता चल जाता है, इसीलिए वह अपनी वाइफ और बेटे को बचाकर दूर लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन उनके सामने ब्लैक नाइट आ जाता है, जिसने कि तुरंत ही हमला करके किंग यूथर की वाइफ को जान से मार दिया। किंग किसी भी तरीके से अपने छोटे बेटे को नाव में बैठाकर कहीं दूर भेज देते हैं और अब वो लगातार ब्लैक नाइट से फाइट करने लगे। दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन ब्लैक नाइट किंग यूथर पर भारी पड़ रहा था और इसी घमासान लड़ाई पर ही यह सीन कट हो जाता है। हमें अब कुछ टाइम के बाद किंग यूथर का बेटा दिखाया जाता है, जो नाव के सहारे किसी शहर में पहुंच गया था। जब उसे प्यारे बच्चे को कुछ औरतों ने देखा तो वह उसे अपने साथ ले गई। अब उसे एक औरतनिक में रखे दिया गया था, जहां उसकी परवरिश होती है। इधर हमें वोटिगर्न को दिखाया जाता है, जो अपने बड़े भाई को मारने के बाद खुद किंग बन जाता है। वोटिगर्न किंग बनने के बाद एक बहुत बड़ा टावर बना रहा होता है, क्योंकि इसी टावर से उन सारे मैजिशियन के राजा को शक्तियां मिलती थीं। और अब वोटिगर्न चाहता था कि वो सारी शक्तियां उसे भी मिल जाएं, इसलिए उसने बहुत सारा खजाना लगा के डार्क मैजिक टावर बनाना स्टार्ट कर दिया। ये टावर पहले भी मौजूद था, लेकिन किंग यूथर ने जादूगर के साथ इस टावर को भी नष्ट कर दिया, क्योंकि जादूगर को इसी टावर से शक्तियां मिलती थीं। इसका मतलब साफ है कि अगर ये टावर बन के तैयार हो गया तो जादूगरों को उनकी शक्तियां वापस मिल जाएंगी और ऐसा होते ही इंसानों और जादूगरों के बीच फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन वोटिगर्न को इसे बात का कोई डर नहीं होता कि इंसान और जादूगरों में दोबारा से जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि वो खुद भी जादूगरों के साथ काफी सालों तक रहा था, इसलिए उसे भी छोटा मोटा जादू करना आता था। वोटिगर्न इस टावर को दोबारा बनवाकर उसकी जादुई शक्तियों को हासिल करके दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने का सपना देख रहा होता है। इधर लंदन सिटी में किंग यूथर का बेटा ऑर्थर, जो बचपन से ही गलत संगत में फंस गया था, वो छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा किया करता था। इसलिए वो चोरी के पैसों से गरीबों की मदद भी किया करता था। इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं और अब ऑर्थर भी बड़ा हो चुका होता है, जबकि दूसरी तरफ वोटिगर्न का टावर भी ऑलमोस्ट बनने ही वाला था। इस टावर को बनाने के चक्कर में उनके राज्य की एक नदी सूख जाती है। नदी का पानी सूखते ही वोटिगर्न के सैनिकों को पत्थर की एक मूर्ति मिलती है, जिसमें तलवार घड़ी हुई थी। यह देखते ही वह सभी उसे तलवार को निकालना की कोशिश करते हैं,
लेकिन कोई भी उसे तलवार को नहीं निकाल पाता, यहाँ तक कि वोटिगर्न भी नहीं। तब वोटिगर्न के आदेश पर आसपास की गांव और शहरों के लोगों को वहां बुलाया जाता है ताकि वो लोग भी उसे तलवार को निकालने की कोशिश करें। लेकिन अब तक कोई भी उसे तलवार को निकालना में सफल नहीं हो पाया था। फिर एक दिन वोटिगर्न के सैनिकों से ऑर्थर की बहस हो जाती है, इसलिए वो सैनिक ऑर्थर को बाकी अपराधियों के साथ पकड़ उसे अपने राज्य ले आते हैं, जहां ऑर्थर को भी वो तलवार निकालना का ऑर्डर दिया जाता है। अब ऑर्थर जैसे ही उसे तलवार को टच करता है, वैसे ही उसे कुछ विजन नजर आने लगता है। साथ ही साथ उसे अजीब सी शक्ति का एहसास भी हो रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद वह तलवार को खींचकर पत्थर से बाहर निकाल लेता है। ये देख के सभी हैरान रह जाते हैं और वोटिगर्न को भी समझ आ जाता है कि ऑर्थर ही किंग यूथ का बेटा है, क्योंकि वो तलवार कोई आम तलवार नहीं बल्कि किंग यूथर की एक्सकैलिबर तलवार होती है, जिससे यूथर ने पिछले युद्ध में जादूगरों के राजा को हराया था। हालांकि तलवार की शक्तियों के कारण ऑर्थर बेहोश हो जाता है और वोटिगर्न के साथ राज्य के लोगों को भी पता चल जाता है कि ऑर्थर ही किंग यूथर का बेटा है। इससे पहले कि राज्य के लोग वोटिगर्न के खिलाफ बगावत कर पाते, वह ऑर्थर को जेल में डलवा देता है। लेकिन इसके बाद भी राज्य के लोग बगावत कर देते हैं, क्योंकि उनका असली राजा यानी यूथर का बेटा ऑर्थर वापस आ चुका था। इस पर वोटिगर्न जेल में ऑर्थर से मिलने जाता है, जहां वो ऑर्थर से कहता है कि मैं कल तुम्हें सबके सामने उस तलवार को उठाने के लिए कहूंगा, लेकिन तुम उसे तलवार को मत उठाना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जेल में कैद तुम्हारे बाकी साथियों को जान से मरवा दूंगा। सीन यहाँ से कट होता है और हमें मैक नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो जादूगरनी होती है। अब यह एक आदमी से मिलन आती है जो यूथर की सेना का सेनापति हुआ करता था। ये दोनों मिलकर कल ऑर्थर को बचाने की प्लानिंग करते हैं। फिर अगले दिन पूरी आवाम के सामने ऑर्थर को तलवार उठाकर उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ऑर्थर ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना था। इस पर वोटिगर्न अपने राज्य के लोगों से कहता है कि ऑर्थर एक बहरूपिया है और ऐसा कहे कि वो उसे मौत की सजा सुना देता है। अब इससे पहले कि ऑर्थर को मौत की सजा दी जाती, वहाँ मैक और उसके साथी आ जाता है। मैक के अंदर जानवरों को कंट्रोल करने की शक्तियाँ भी होती हैं। वो काफी सारे जानवरों को कंट्रोल करके वोटिगर्न के सैनिकों पर हमला करवा देती है। तभी वहाँ युद्ध के सबसे वफादार आदमी आकर ऑर्थर की जान बचा लेते हैं। वह सभी ऑर्थर को बचाकर अपने इलाके में ले जाते हैं, जहाँ ऑर्थर एक बार फिर उसे तलवार को उठाता है, लेकिन ऐसा करने से ऑर्थर दोबारा से बेहोश हो जाता है। यहाँ पर सभी लोगों ने ऑर्थर को अपना राजा मान लिया होता है, लेकिन ऑर्थर को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि वो उनका राजा है। तब मैक उसे तलवार पर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके यह पता कर लेती है कि ऑर्थर के साथ बचपन में क्या हुआ था। साथ ही साथ उसे यह भी पता चल जाता है कि ऑर्थर अपनी पुरानी यादें भूल चुका है। वो उसकी यादें वापस लाने के लिए यह फैसला करती है कि वो उसे डार्कलैंड में भेजेगी, जहां जाकर ऑर्थर को सब याद आ जाएगा। आगे हमें ऑर्थर को डार्कलैंड की ओर जाते हुए देखते हैं, जहां उसका सामना बहुत सारे मैजिकल क्रिएचर्स और सांपों से होता है, जिन्हें वो एक एक करके मारते हुए आखिर में उसे टावर तक पहुंच जाता है, जहां जान के लिए मैक ने उससे कहा था। वहां पहुंचने ही उसकी एक्सकैलिबर तलवार चमकते लगती है और उसे तलवार की चमकते ही ऑर्थर को सब कुछ याद आ जाता है। अब हमें ऑर्थर की फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसे दिन डेमन नाइट और यूथर के बीच हुई फाइट में डेमन नाइट भारी पड़ रहा था, लेकिन यूथर ने अपनी एक्सकैलिबर तलवार को हवा में उछालकर उसके नीचे आ गया, जिससे वो तलवार यूथर की पीठ में जा लगी और वो पत्थर की मूर्ति में बदलकर पानी में जा गिरा। दरअसल यूथर तलवार की शक्तियों से खुद को पत्थर में इसलिए बदला ताकि वो तलवार डेमन नाइट को ना मिल सके, और इस पूरी घटना को छोटा ऑर्थर एक नाव में बैठकर देख रहा था। अब हम प्रेजेंट टाइमलाइन में ऑर्थर के हाथों में उसे तलवार को देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मैक और ऑर्थर जब वापस आ रहे होते हैं तो मैक ऑर्थर से बताती है कि जादूगर और इंसान हमेशा से साथ रहा करते थे, लेकिन तुम्हारे पिता के भाई यानी वोटिगर्न ने जादूगरों के राजा को इंसानों के खिलाफ भड़काकर युद्ध शुरू करवा दिया, क्योंकि वोटिगर्न खुद अपने भाई की जगह राजा बनना चाहता था। तब जादूगरों के राजा ने उसे टावर की शक्तियों को अनलॉक करके इंसानों के खिलाफ हुए सभी वॉर्स को जीत लिया, लेकिन आखिर में किंग यूथर ने उसे जादूगर को हराकर उसके टावर को ही नष्ट कर दिया, क्योंकि उसकी काली शक्तियां इसी डार्क टावर से आती थीं। किंग यूथर इतने पर ही नहीं रुक, बल्कि उसने अपनी एक्सकैलिबर तलवार को अपने खून से जोड़ दिया, यानी अब वो तलवार उसके ही वंशज के लोग कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे किंग यूथर के बाद ऑर्थर ही इस्तेमाल कर पाएगा और फिर ऑर्थर का बेटा ही इस्तेमाल कर पाएगा। मैक आगे बताती है कि वोटिगर्न उसे डार्क टावर को और भी ज्यादा ऊंचा करवा रहा है, और वह टावर जितना ऊंचा होगा वोटिगर्न की पावर भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें समय रहते वोटिगर्न को रोकना होगा, वरना बाद में उसे एक्सकैलिबर तलवार से भी नहीं रोका जा सकता। इसके बाद ऑर्थर और उसके साथ ही ब्रिटेन देश की एक पावरफुल फैमिली के लोगों से मिलते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे, हथियार और एक मजबूत आर्मी भी थी। यहाँ ऑर्थर उन्हें समझाता है कि वो राजा बनने की योग्य है, क्योंकि वो किंग यूथर का बेटा है जो इस राज्य का असली वारिस है।
ये सुन के वो परिवार भी ऑर्थर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और अब उनका सबसे पहले मिशन डार्क टावर को कंप्लीट होने से रोकना है, जिसके लिए वो लोग एक शिप को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं क्योंकि इस शिप में डार्क टावर को बनाने का रॉ मटेरियल ले जाया जा रहा था। वो लोग इतने पर ही नहीं रुकते, बल्कि वो लोग वोटिगर्न के कैसल में भी आग लगाने के बाद वोटिगर्न को मारने की प्लानिंग में लग जाते हैं। लेकिन वोटिगर्न को उनके प्लेन का पता चल जाता है, इसलिए वो अपना एक बहरूपिया तैयार करता है जिसे ऑर्थर का एक साथी तीर चलाकर जान से मार देता है। अब उसके मरते ही वोटिगर्न के सैनिकों को ऑर्थर के साथियों की लोकेशन पता चल जाती है कि आखिर वो लोग कहाँ छुपे हैं, जिसके बाद वो लोग मैक को भी पकड़ लेते हैं। ऑर्थर अपने साथियों को मुसीबत में फंसा देख अपनी एक्सकेलेबल तलवार को उठा लेता है और फिर वो एक ही वार से वोटिगर्न के सभी सैनिकों को मार गिरता है। यह देखकर हम समझ पाते हैं कि उसकी तलवार में अनलिमिटेड पावर्स हैं। हालांकि इतने सारे लोगों को मारने के बाद ऑर्थर को बहुत दुख होता है क्योंकि वो सैनिक तो सिर्फ अपने राजा का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे और उनकी ऑर्थर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। इसी समय वोटिगर्न भी उसके एक साथी को जान से मार देता है, जिसके बाद ऑर्थर अपने बाकी साथियों को एक नाव से लेकर दूर चला जाता है। वो आगे जाकर अपनी तलवार को नदी में फेंक देता है क्योंकि इस तलवार से हुई तबाही ने उसको बहुत सेट कर दिया था। तभी गोड्स ऑफ रिवर नदी में ऑर्थर की तलवार को पकड़ के ऑर्थर को भी नदी में खींच लेती है। यहाँ वो ऑर्थर को भविष्य की विजन दिखाती है जिसमें वो ये देखता है कि हर तरफ तबाही का मंजर है। इस विजन को दिखाने के बाद गोड्स ऑफ रिवर उसे कहती है कि अगर तुमने वोटिगर्न को नहीं हराया तो भविष्य की दुनिया का यही हाल होगा, इसलिए तुम एक सच्चे वॉरियर की तरह वोटिगर्न से युद्ध करो और उसे हराकर दुनिया में शांति कायम करो। यह सुनकर ऑर्थर दोबारा से अपनी तलवार उठा के जंगल की तरफ जाता है, जहां उसके साथी बताते हैं कि राज्य की जनता अभी तुम्हें ही अपना राजा मानती है। पर उसी समय वोटिगर्न की आर्मी का एक कमांडर ऑर्थर से बताता है कि मैक अब भी वोटिगर्न के कब्जे में है, जिसे छोड़ने के बदले वोटिगर्न ने तुम्हारी तलवार मांगी है। तब ऑर्थर मैक को बचाने के लिए अपनी एक्सकैलिबर तलवार वोटिगर्न की कमांडर को दे देता है, जिस पर मैक को छोड़ दिया जाता है। इसलिए अब मैक वापस आते ही ऑर्थर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्पेल करती है ताकि महक के द्वारा कंट्रोल किया हुए एनिमल्स उसे कोई नुकसान न पहुंचाएं। जिसके बाद ऑर्थर वोटिगर्न के कैसल में उसका सामना करने जाता है, जहां वोटिगर्न को पूरा भरोसा था कि वो अपनी तलवार के बिना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्टा वो ऑर्थर को उसकी ही तलवार से मारने की कोशिश करता है। पर उसी समय मैक अपने जानवरों, पक्षियों और विशालकाय सांपों को कैसल में भेज देती है, जो वहां जाते ही वोटिगर्न पर हमला कर देते हैं। तब वोटिगर्न एक्सकैलिबर तलवार से एक सांप के ऊपर वार करता है, जिससे वो तलवार एक पिलर में फंस जाती है और अब उसे तलवार को सिर्फ ऑर्थर ही निकाल सकता था। वहीं दूसरी तरफ महक के विशालकाय सांप और ऑर्थर के बाकी साथी कैसल में हर तरफ तबाही मचा रहे थे। यह देखकर वोटिगर्न समझ जाता है कि वो उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो पिछली बार की तरह कव में जाकर दोबारा से डीमन नाइट में बदल जाता है। लेकिन इस बार डीमन उसकी बेटी की बलि मांगता है और वोटिगर्न को मजबूर करता है, इसलिए वोटिगर्न अपनी बेटी को मारकर डीमन को सौंपे देता है। इसके कुछ देर बाद ऑर्थर भी एक्सकैलिबर तलवार को पिलर से निकाल के और वोटिगर्न के साथियों को मारते हुए आखिर में डीमन नाइफ से फाइट करने लगता है। इस फाइट में डीमन नाइट, जो ऑर्थर पर भारी पड़ रहा था, वो ऑर्थर को बेहोश कर देता है। तभी ऑर्थर को विजन में अपने फादर की डेथ दिखाई देती है। इस देख ऑर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में डीमन नाइट पर एक के बाद एक कई वार करता है, लेकिन वो अभी भी डीमन नाइट को नहीं हरा पाता। तब उसे समझ आता है कि अगर वो इस तलवार की शक्तियों का फूल पोटेंशियल में यूज करना चाहता है तो उसे शांत रहना होगा। फिर वो अपने गुस्से को शांत करके डीमन नाइट पर वार करता है, जिससे आखिरकार वह उसे मारकर उसके असली फॉर्म यानी वोटिगर्न के रूप में ले आता है। यहाँ घायल होने की वजह से वोटिगर्न मारा जाता है। वोटिगर्न के मरत ही डार्क टावर भी बिखर जाता है, यानी अब उनके राज्य में फिर से शांति लौट आई है। इस कहानी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑर्थर को उसे राज्य का राजा बना दिया है और मैक दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। इसी के साथ कहानी यही एंड हो जाती है।